बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ एक, भाषा और व्याकरण। जैसे भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का एक सरल और सुगम साधन। चाहे हम अपनी बात किसी के समक्ष बोलकर रखें या लिखकर। अतः एक बात और स्पष्ट होती है कि भाषा के भेद होते हैं। भाषा की मुख्यतः दो भेद होते हैं। वैसे सांकेतिक भी भाषा होती है, जैसे किसी को इशारा करके बुलाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस इशारे को हम कर रहे हैं वो अगला उसी रूप में उसे समझे। अतः सांकेतिक भाषा को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपने विचारों को किसी के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करते हैं। यह मौखिक भाषा का उदाहरण होता है, जैसे मंच से भाषण देना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, टेलीफोन पे बात करना। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसी के जैसा दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा भी अपने विचारों को किसी और के समक्ष प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, लेकिन इसके अंतर्गत हम अपनी बात को लिखकर या पढ़कर किसी के विचारों को सुनते और समझते हैं। वह कैसे? पत्र द्वारा। पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, ये सभी लिखित भाषा के एक उदाहरण है। तो आइए इस पाठ को हम और विस्तार से जानते हैं। शब्दों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। गुरु कामता प्रसाद के शब्दों में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भले भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं स्पष्टतया समझता है। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी आदि भाषाएं मुख्य है। संसार में लगभग 2/3 लोग इन्हीं भाषाओं को बोलते हैं। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके अतिरिक्त भारत में संस्कृत, सिंधी, गुजराती, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं उन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। भाषा के भेद होते हैं। भाषा का पहला भेद है हमारा लिखित भेद। लिखित भाषा अर्थात जब विचारों या भावों को लिखकर या पढ़कर समझा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां या वर्ण को अक्षर कहा जाता है। दूसरा भेद है मौखिक भाषा या कथित भाषा, बोलकर। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखा था। भाषा का यह रूप स्थान के साथ परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। विश्व की समस्त भाषाएं एवं बोलियां इसी रूप के अंतर्गत आती हैं। लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषण देना या कुछ बोलना लिखित भाषा का नहीं, मौखिक भाषा का उदाहरण है। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संकेत करना यह सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है। अब सांकेतिक भाषा, जब हम शारीरिक हाव भाव या संकेतों द्वारा अपने भावों को स्पष्ट करते हैं या व्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चौराहे पे खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला जो हमें इशारे करता है, वह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब है स्थान के आधार पर मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात जब बालक
अपने परिवार में रहकर जिस बोली को सबसे पहले और सरलता से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। यदि किसी बच्चे का जन्म हिंदी परिवार में हुआ हो तो वह बचपन से ही हिंदी भाषा जान जाता है, तो वह उसके लिए हिंदी भाषा मातृभाषा कहलाएगी। अब दूसरा, प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में एक विशेष प्रदेश की भाषा बोली जाती है जिसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी इत्यादि। तीसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, जैसे कि अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सम्मिलित है। अब है हमारी बोली। बोली अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक क्षेत्र की विशेष भाषा को बोली कहते हैं। सरल शब्दों में जिस प्रकार हम आपस में बोलते हैं वह बोली कहलाती है। बोली में किसी भी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। बोली तथा भाषा में कुछ अंतर है जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी फैला हुआ होता है, उसी के तुलनात्मक दृष्टि में बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। दूसरा, बोलियां किसी एक भाषा का अंग होती है। तीसरा, भाषा व्याकरण सम्मत होती है जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। चौथा, साहित्य की रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है जबकि बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल में किया जाता है। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र में बोली का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र के बाहर बोली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी भाषा को समाज उपयोगी बनाने के लिए उसे लिखित रूप प्रदान किया जाता है। लिखने के लिए अलग अलग ध्वनियां, संकेतों और एक विशेष चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। वे चिन्ह जिनके द्वारा भाषा लिखित रूप में प्रकट की जाती है उसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे लिपि कहा जाता है। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा के लिए अपनी एक अलग लिपि होती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वैसे आपको पता है हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ था। संस्कृत हमारी हिंदी की जननी है। अतः संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि एक ही देवनागरी लिपि है। अब है व्याकरण। व्याकरण अर्थात संक्षेप में व्याकरण को समझा जाए तो शुद्धिकरण है। व्याकरण हमारे भाषा को शुद्ध करने का कार्य करता है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वाक्य में कई इकाइयां होती हैं। वर्ण, शब्द, पद वाक्य की इकाइयां हैं। इन सभी इकाइयों की प्राकृतिक और प्रयोग विधि का ज्ञान व्याकरण कराता है। इन्हीं इकाइयों के आधार पर व्याकरण को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात बांटा गया है। पहला है वर्ण विभाग, शब्द विभाग। वर्ण विभाग इसके अंतर्गत आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग, संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विभाग। इसमें भेद, व्युक्ति आदि के संबंध में नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है वाक्य विभाग। वाक्य विभाग के अंतर्गत व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विशेषण, संशेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में जानकारी हासिल होती है।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में हिंदी एक महान संपर्क साधक है। यह भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। हिंदी का शब्द भंडार बड़ा विशाल है, अर्थात बहुत बड़ा है इसका शब्द भंडार। इसकी साहित्य परंपरा अति गौरवपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1959 से यह राष्ट्रभाषा है। कब से है? 14 सितंबर 1959 से। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का तीसरा स्थान है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा और व्याकरण समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम लोग देखते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। भाषा कहते हैं अनेक प्रकार के संकेतों को, स्पष्ट ध्वनियों को, विचारों के आदान प्रदान को या पढ़ने के ढंग को। तो विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। हाँ, बोली कहते हैं विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, अधिकांश राष्ट्रों में बोली जाने वाली भाषा, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा या मापक भाषा को। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। ग, लिपि कहते हैं लिखने के चिन्हों को, भाषा के शुद्ध ज्ञान को, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बालक जो भाषा परिवार में सीखता है, लिखने की चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हाँ, देवनागरी का विकास संस्कृत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? संस्कृत से। ग, परस्पर वार्तालाप बोली भाषा कहलाती है। परस्पर वार्तालाप मौखिक भाषा। घ, बोलियां किसी एक ही रिक्त स्थान का अंग होती हैं। बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा की परिभाषा लिखते हुए इसके 3 रूप भी लिखिए। भाषा, विचारों। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के मुख्य 3 भेद होते हैं या 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। हाँ, भाषा और बोली में भेद स्थापित कीजिए। भाषा और बोली में भेद होता है, अर्थात अंतर होता है। भाषा भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में किसी ग्रंथ की रचना की जा सकती है, लेकिन बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। भाषा को मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन बोली को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ग, व्याकरण के मुख्य विभागों पर प्रकाश डालिए। व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग तथा तीसरा वाक्य विभाग होता है। वर्ण विभाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके संयोग, संधि आदि के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा शब्द विभाग। शब्द विभाग के अंतर्गत भेद, उत्पत्ति आदि संबंधों के नियमों के बारे में जाना जाता है। तीसरा है वाक्य विभाग। इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में
जाना जाता है। अब है प्रश्न घ, बोली से आप क्या समझते हैं? बोली आपस में बोलने वाली, बातचीत करने का माध्यम बोली है, जिसमें सरलता और सुगमता होती है, जिसमें किसी तरह के व्याकरण को नहीं माना जाता। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है तथा इसमें किसी भी तरीके की साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा एवं व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।